हेलो और नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बेस्ट टेक ट्यूटोरियल में। ये हमारा तीसरा वीडियो है और एज़ पर द प्रॉमिस मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में एक वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी प्रस्तुत करूंगा। तो आज का वीडियो उसी को डेडिकेटेड है, उसी को समर्पित है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम इंसान को समझ में आता है और इंसान के अनुसार ही उसे बनाया गया होता है। उसके सिंटैक्सेस ह्यूमन रीडेबल ही होते हैं और ह्यूमन राइटेबल ही होते हैं। चलिए, इट हैव वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस, जैसे मैंने आपको कहा, बट कंप्यूटर्स डोंट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। हम सभी को पता है कि कंप्यूटर 0 और 1 पर काम करता है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज की कोई खबर नहीं है। जैसे कि हम लॉजिक लगाते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं, एल्स लगाते हैं, तो कंप्यूटर इफ़ और एल्स को नहीं समझता, बल्कि वो 0 और 1 में कन्वर्ट होने के बाद ही उस चीज़ को समझ पाता है और उस लॉजिक को समझ पाता है। और कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 में तो समझता ही है, जिसे हम मशीन कोड कहते हैं। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं उसे सोर्स कोड कहा जाता है और सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है और ये सब किया जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, ताकि वो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के योग्य या कंप्यूटर के समझने के योग्य बन पाए। जैसा कि मैंने आपको कहा था, 0 और 1 में ही कंप्यूटर समझता है, तो 0 और 1 में वो कन्वर्ट कर देता है। चलिए कुछ जानते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में, जिससे आपके सामने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे और आगे जो भी हम ट्यूटोरियल पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको काफ़ी सहूलियत होगी। चलिए, पहला, इंटरप्रेटर जो होता है ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। जो भी हमने सोर्स कोड लिखा है, जो भी हमने प्रोग्रामिंग की है हाल फिलहाल, उसको ये क्या करता है इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन, पूरे स्टेटमेंट को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में। इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज दिस सोर्स कोड बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज स्लोअर। इसे बहुत कम टाइम लगता है एनालाइज करने के लिए सोर्स कोड को, बट ओवरऑल जो एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है वो थोड़ा सा धीमा होता है कंपैरेटिवली कंपाइलर। इंटरप्रेटर थोड़ा सा एग्जीक्यूशन टाइम इसका स्लो रहता है। तीसरा फर्क यह है कि नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट इज जनरेटेड, हैंस आर मेमोरी एफिशिएंट। कोई भी इंटरमीडिएट या अंतर मध्य ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं किया जाता है, इस वजह से मेमोरी एफिशिएंट होता है। जैसे कि आप कोई सोर्स कोड को ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स करते हैं, तो ये कोई भी कोड को इंटरमीडिएट जनरेट नहीं करता। ये पूरा कोड पढ़ने के बाद ही उसे जनरेट करता है, इसलिए ये मेमोरी एफिशिएंट होता है, क्योंकि उस वक्त इसको अच्छे से पता होती है कि इसको कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। चलिए, कंटिन्यूस ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज मेट, इन सेम केस इट स्टॉप्स, सो डिबगिंग इज इजी। ये ट्रांसलेट करता रहता है प्रोग्रामिंग जब तक कि पहली त्रुटि या गलती इसके सामने नहीं आती, और जब भी उसके सामने ऐसी गलती या त्रुटि आ जाती है ये डिबगिंग करना स्टॉप कर देता है, इंटरप्रेट करना स्टॉप कर देता है। और इससे क्या होता है, डिबगिंग आसान हो जाती है। जैसे कि आप ही समझिए, आपका सोर्स कोड आपने लिखा है, आपने कहीं पर जाके गलती कर दी है, प्रोग्रामिंग में कुछ लॉजिकल एरर लगा दी या कोई ग्रामेटिकल एरर लगा दी या किसी भी प्रकार की छोटी मोटी एरर आपने कर रखी है उसमें, और जब इंटरप्रेटर सोर्स कोड को पढ़ना शुरू करता है और एग्जीक्यूट करना शुरू करता है मशीन कोड में, तो इसको जहाँ पर भी पहली एरर मिल जाती है ये वहीं पर उसको एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है। तो आपके सामने एरर कितनी आएगी, ओनली एक एरर आएगी। तो ऑब्वियस, जब आपके सामने एरर ही एक है तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी एक के ऊपर जाएगा, तो आप जो डिबगिंग करेंगे वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। इसके कुछ उदाहरण ऐसे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि पाइथन हो गया, पीएचपी हो गई, रूबी हो गया, ये सब इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कंपाइलर्स के बारे में। स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट इट एज अ होल इनटू अ मशीन कोड। ये पूरा का पूरा कोड को स्कैन करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड के अंदर सोर्स कोड को, यानी कि पूरा पूरा सोर्स कोड उठाते हैं जो भी हमने लिखा है और उसको एक साथ ही मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं।
इट टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम समय लगता है टू एनालाइज द सोर्स कोड को एनालाइज करने में, बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज कंपैरेटिवली फास्टर। देखिए ज़्यादा टाइम तो ये लगाएगा ही, क्योंकि सोर्स कोड को ये ओवरऑल एग्जीक्यूट करने में फास्ट होता है। हाँ सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखिए सेकंड पॉइंट कहता है इट टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। ये पूरे सोर्स कोड को एनालाइज करने में ज़्यादा समय लगाता है, बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज कंपैरेटिवली फास्टर। अगर इंटरप्रेटर के साथ में कंपेयर करने की बात करें तो इसका ओवरऑल एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो फास्ट होता है, जबकि इंटरप्रेटर का स्लो होता है। अच्छा, जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड विच फर्दर रिक्वायर्स लिंकिंग, हैंस रिक्वायर्स मोर मेमोरी। देखिए ऑब्जेक्ट कोड, आपको बताना चाहूँगा मैं ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोड इज, नीचे दिया हुआ भी है मैंने, ऑब्जेक्ट कोड इज द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर आफ्टर इट प्रोसेसेस सोर्स कोड। सोर्स कोड को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट बनाता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो क्या होता है कि जनरली ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड ही बना देता है, यानी बीच में ही ऑब्जेक्ट कोड बना देता है, विच फर्दर रिक्वायर्स लिंकिंग, हैंस रिक्वायर्स मोर मेमोरी। तो इस दौरान क्या है, इसको लिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से इसको और भी ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कंपाइलर जनरेट्स द एरर मैसेजेस ओनली आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम। ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ लेता है। जैसे कि आपने सी के अंदर अगर प्रोग्रामिंग कर रखी है तो आपको पता होगा कि पूरा प्रोग्राम में, मान लीजिए आपके यहाँ कहीं पे 4 या 5 एरर्स हैं पूरे प्रोग्राम में, तो ये पूरा प्रोग्राम पहली एरर आने पे रोक नहीं देता एग्जीक्यूशन को। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम को पढ़ता है, उसके बाद अगर कहीं पे एरर होती है एक साथ ही आपके सामने लाके प्रस्तुत कर देता है। इसलिए जो डिबगिंग होती है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली हार्ड होती है, क्योंकि आपके सामने 10-15 एरर या जितनी भी एरर आपने की है, जो कि एक से ज़्यादा होती है या जितनी भी होती है नंबर्स में, वो आपके सामने आ जाती है। तो इस वजह से रिलेटिवली इंटरप्रेटर के कंपाइलर के अंदर डिबगिंग करना या किसी भी एरर को रिजॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है या हार्ड है। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी हो गई, C++ हो गई, ये सभी कंपाइलर्स का यूज़ करती हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपके सामने इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में पूरा डिटेल आपके सामने दूंगा, पूरी नॉलेज आपको दूंगा, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का जहन में अगर कोई डाउट है तो वो रिजॉल्व हो जाए। तो लिख के बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, और किसी भी तरह का प्रश्न है तो ज़रूर उठाइएगा और हेल्प कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी कुछ वीडियोस लाने वाला हूं जो कि PHP के ट्यूटोरियल से रिलेटेड होगा और काफ़ी ब्रीफ ट्यूटोरियल होगा। दोस्तों मैं काफ़ी एनालाइज करने के बाद ही वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि अब जो वीडियोस बनाने वाला हूं मैं वो पहले से जो PHP के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं उनको देख देख के और उनमें जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए ही बनाने वाला हूं, क्योंकि मैंने काफ़ी PHP ट्यूटोरियल्स देखे हैं जिसमें सारा कुछ बताया नहीं जाता या सारा कुछ इतना अच्छा से मेंशन नहीं किया जाता, तो फिर भी वहाँ पे कुछ डाउट्स रह जाते हैं। तो मैं अपना पूरा हार्डवर्क करने वाला हूँ अब नए ट्यूटोरियल्स के अंदर, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपके सामने लाने वाला हूँ, जिससे आपकी PHP लैंग्वेज बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। और साथ में कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका कहीं पे भी हाथ नहीं अटकेगा और आपकी प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो जब तक मेरा नया वीडियो नहीं आ जाता तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक्स और कमेंट देते रहिएगा, और हाँ मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।